everyone, it's me Anjali Verma, your science and maths educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th का, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मेटल होता क्या है। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि केटायन बनाता है। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे कि मेरे पास सोडियम है तो इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा, ठीक है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसे इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यही करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और जब ये बाहर निकालता है, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, ये एक पॉजिटिव आयन बना देता है। अब ये पॉजिटिव आयन बनता क्यों है समझो। देखो, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स भी थे। एक इलेक्ट्रॉन अब इसने निकाल दिया है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे, है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या है बताओ, इसके पास एक्स्ट्रा है प्रोटॉन, यानी कि हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बिकॉज इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव आयन। समझ में आ गया। चलो, ये होते हैं मेलिएबल, विच मीन्स इनको हम शीट्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पतली पतली शीट्स इनकी हम बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल एल्यूमिनियम की फॉइल, घर में खाने जिसमें मम्मी पैक करती है ना, वही वाली, ठीक है। उसके बाद ये डक्टाइल होते हैं, विच मीन्स इनको हम वायर्स के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो जनरली मेटल्स की ही बनी होती हैं, या तो कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की, ठीक है। ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के भी, तभी जो खाना बनाने के बर्तन है वो मेटल्स के ही बनते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, तभी तो हम वायर्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर आप लोगों ने देखा ही है। उसके बाद इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो इनको तोड़ने के लिए भी हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। उसके बाद ये सोनोरस होते हैं, SO, यानी कि इसको साउंड से रिलेट करो तो इसका मतलब ही होता है कि जब इनको स्ट्राइक करते हैं तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो स्कूल में पहले से बेल्स होती थी ना, वो मेटल्स की ही बनी होती थी, ठीक है। चलो, इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, यानी कि ये एनायन बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन, ठीक है। यानी कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाता है, इसीलिए इनको हम नेगेटिव आयन यानी कि एनायन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, शाइनी भी नहीं है, यानी कि लस्ट्रस नहीं है। इनका जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, और ये सॉलिड भी हो सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये सोनोरस भी नहीं है, यानी कि मेटल की सारी अच्छी अच्छी क्यूट प्रॉपर्टीज हैं, और जितनी भी गंदी प्रॉपर्टीज है वो नॉन मेटल्स की है, तो हमें मेटल के जैसा बनना है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पे। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, बट कुछ जो मेटल्स हैं, कुछ जो नॉन मेटल्स हैं, वो अलग सी प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं। जैसे कि Hg, यानी कि जो मेरा मरकरी है ना, ये सॉलिड नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ब्रोमीन, ये एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है, सीजियम है, ये जो मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इवन जो गैलियम और सीजियम है, ये तो हम अगर अपने पाम में रख देना तभी ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आयोडीन और डायमंड दोनों ही नॉन मेटल है, बट ये लस्ट्रस होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने भी पढ़ा मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, हम नाइफ से इनको कट भी कर सकते हैं। उसके बाद डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, ठीक है। नॉन मेटल है तो सॉफ्ट होना चाहिए, बट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। उसके अलावा ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, यानी कि नॉन मेटल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, तो एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा लेड और मरकरी, ये दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी जो हमने ये देखी ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि अपीयरेंस के बेसिस पे जैसे हम इनको जज कर रहे हैं, और अब हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो बहुत ही विग्रस रिएक्शन दिखाते हैं। अगर इनको हम खुले में छोड़ दे और इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये आग भी पकड़ सकते हैं, दे कैन इवन कैच फायर। इसीलिए इनको हम जनरली केरोसिन के अंडर ही स्टोर करके रखते हैं, सो दैट ये आग ना पकड़
लें, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर कॉपर की रिएक्शन हुई तो इसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। आपको पता है यहाँ पे कलर चेंज होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है वो ब्लैक कलर की होती है। सिमिलरली देखो एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करा तो इसने भी अपनी ऑक्साइड बना दी। अब ये जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं या मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं जनरली ये बेसिक होती हैं, बट ये एम्फोटेरिक भी हो सकती हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये बेसिक नेचर भी दिखाएंगी और ये एसिडिक नेचर भी दिखाएंगी, जैसे कि हमारी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, लेड की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये एम्फोटेरिक है। देखो यहाँ पे ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रही है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाएगी, ठीक है, और सॉल्ट और पानी बना देगी। जब ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगी तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ पे अगेन सॉल्ट और पानी बना देगी। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला और ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली ये बेसिक है, इसका क्या मतलब है कि जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक एल्कली बना देते हैं। यानी कि यहीं पर से तो हमें पता चल रहा है ना कि ये कैसे है नेचर में, ये बेसिक है नेचर में। समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में। तो हमने अभी यहाँ पे देखा जब ये इनकी जो ऑक्साइड है पानी के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये एल्कली बना रही हैं, बट हर मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। हर मेटल की जो ऑक्साइड है वो पानी में सॉल्युबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमने एल्कली और बेसिस दो टर्म्स पढ़े हैं ना। एल्कली सिर्फ हम उनको कहते हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जनरली जो मेटल है जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना तो मेटल की ऑक्साइड ही बनती है। अगर ये मेटल की ऑक्साइड फर्दर सॉल्युबल होगी पानी में तब जाके मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। जो भी हमारे टॉप में होते हैं वो जनरली हमारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो हाईली रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दिखाते हैं और जैसे ही कोल्ड वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होती है, बहुत ही विग्रस रिएक्शन है, ये फायर भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा दोनों ही केस में। उसके बाद अगर हम कैल्शियम पे आए तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन तो देता है, बट ये रिएक्शन उतनी विग्रस नहीं होती है, वॉयलेंट नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, कैल्शियम की रिएक्शन जब पानी के साथ हो रही है ना तो यहाँ पे फ्लोट करने लगता है, तो क्वेश्चन आता है फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है ना, रिएक्शन में यहाँ पे लिख के आप लोगों को शो कर देती हूँ। सो कैल्शियम की रिएक्शन हुई यहाँ पे H2O पानी के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसके जो बबल्स हैं दे स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट होने लगता है, ठीक है। सिमिलरली जो मैग्नीशियम है वो भी फ्लोट होने लगता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन दिखाता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। उसके बाद जिंक है हमारे पास, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं, ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर, सिर्फ स्टीम के साथ, ठीक है। इवन आयरन की अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे Fe3O4 बनता है, इसको हम कहते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन की दोनों ही जो हमारी वैलेंसीज हैं शो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये बिल्कुल पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ये हम लोग पहले ही सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमें पता है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल जिंक की रिएक्शन HCl के साथ हो गई, सो ZnCl2 यहाँ पे बन गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जनरली सारे ही एसिड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, बट एक एसिड है हमारा विच इज HNO3 जो कि होता है नाइट्रिक एसिड, ये जनरली हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले क्या रिलीज होता है, H2O। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन फॉर्म हुई है ना उसको ये कर देता है ऑक्सीडाइज पानी में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाती है। बट यहाँ पे भी एक और एक्सेप्शन है, दो हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। वो कौन से मेटल्स है पूछे जाते हैं, तो वो है मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये है मैंगनीज और ये है Mg मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ये कुछ नहीं है, ये हमारी वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अगर ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है इस मेटल से तो इस मेटल को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद इस सॉल्ट वाले सोल्यूशन के साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, तो भैया ये SO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा और कॉपर को ये बाहर निकाल फेंकेगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में जुड़ जाए तो क्या होगा, तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि मेटल क्या बना रहा था, केटायन, और नॉन मेटल क्या बना रहा था, एनायन। जब ये केटायन और एनायन जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सिंपली देखते हैं MgCl2 के एग्जाम्पल से। हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2। पहली बात, ये आयनिक कंपाउंड बन क्यों रहे हैं ये भी समझो। हर एक एलिमेंट यही चाह रहा है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट पूरे करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये Mg2+ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Mg2+ जब ये बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने निकाल दिया है। अब हम आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2,8,7 होगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा भी तो कर सकता था ना कि 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, बट क्या इजी चीज है, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालूं या फिर 1 को ले लूं, ऑब्वियसली 1 को ले लूं, है ना, तो इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे MgCl2 हम बना रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम के पास तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, बट क्लोरीन को देखो, यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट वाली शेल में, बट क्लोरीन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। तो यानी कि यहाँ पे 2 Cl2 इसीलिए तो आए हैं ना, क्यों आए हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 क्लोरीन को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे Mg2+ बनता है और यहाँ पे Cl-, हेंस हमारा फॉर्मूला आता है MgCl2। आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत सिंपल है। जो चीज यहाँ पे बनी हुई है वही मैंने आपको यहाँ पे भी बना के शो करी है। सेम चीज हमारा NaCl के साथ भी होता है। Na के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट वाली शेल में, और इसके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अपना इस इलेक्ट्रॉन को ये इसको दे देता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे NaCl बन जाता है, Na+ एंड Cl-। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट आयंस है। आप लोगों ने सुना होगा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, क्योंकि ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस की वजह से यहाँ पे ये फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलो, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है हाई है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो तोड़ने के लिए भी तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें ना, तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये हमारे जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे ना उनमें ही डिसॉल्व होंगे, जैसे कि हमारा पानी H2O। तो पानी में तो ये सॉल्युबल होते हैं, बट जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, इनमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को डेफिनेटली कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बट कभी भी ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आयंस है ना, दे आर नॉट फ्री टू मूव। जब ये फ्री होंगे कि ये मूव कर सके तब जाके तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे ना। सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट फ्री टू मूव, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन यानी कि इनको पिघला दिया है, मेल्ट कर दिया है, तो दोनों ही स्टेट में आयन जो है वो फ्री हो गए हैं कि वो मूव कर सके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यार ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को ही इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। चलो, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मेटलर्जी है। हम पढ़ेंगे कि मेटल्स अकर कैसे करते हैं और इनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इनके ओर से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आखिरकार ओर्स और मिनरल्स होते क्या हैं। तो मिनरल हमारे पास ना कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होगा, ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, जो कि नॉर्मली हम लोगों को नेचुरली ही अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमने मिनरल कह दिया। ऐसा मिनरल जिससे हम किसी भी मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और वो इकोनॉमिकल भी है उसका एक्सट्रैक्शन, तो उसको हम ओर कहेंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक मिनरल है जिसमें सिर्फ 2% ही सिल्वर मिल रहा है, मान लो, ठीक है, सिल्वर या एल्यूमिनियम कुछ भी ले लो, और दूसरा है जिसमें हम आराम से 50% निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या इसका? ऑब्वियसली इसका ना। और यहाँ पे तो खाली हमारा पैसा जाएगा और कुछ प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2% ही एल्यूमिनियम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे तो ज्यादा मिल रहा है। तो ये एक ओर कहलाएगा और ये एक मिनरल कहलाएगा। ठीक है,
यानी कि मिनरल तो हमारे पास कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें हमें कोई भी मेटल मिल भी सकता है और मिल नहीं भी सकता है, बट जो ओर है उसमें मेटल प्रॉफिटेबली हमको मिल ही रहा है और उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रॉफिटेबल भी है। समझ में आ गया? चलो फिर गैंग एक टर्म आता है, ये सिंपली जो भी ओर में कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद होती है ना, वो सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, कुछ भी इम्प्योरिटी जो उसमें मौजूद है उसको हम गैंग कह देते हैं। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास, आपको पता है दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, जो हमारे पास टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद होते हैं जितने भी हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि कभी भी क्या मुझे ये फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट में मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि हमेशा ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, या तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट या फिर ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, बट कभी भी फ्री स्टेट में मुझे नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो जो नीचे हैं वो तो लीस्ट रिएक्टिव है ना, यानी कि ये तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें नेटिव स्टेट में यानी कि फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, प्लस ये हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कॉपर है, सिल्वर है, ये अपने सल्फाइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं और ये नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नीचे को आ रहे हैं यानी कि बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स आ रहे हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें? तो जनरली ना ये अगर आप देखोगे तो ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में ही मिलते हैं, और सल्फाइड ओर से अगर हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग का मतलब है कि हम उस सल्फाइड ओर को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है सिनेबार HgS, ये क्या है? HgS, मरकरी का सल्फाइड जिसका नाम होता है सिनेबार। ठीक है, ये MCQ में आ सकता है तो आपको याद रखना है। तो देखो हमने कहा रोस्टिंग कर रहे हैं यानी कि हीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फिर सिंपली आपको इसके ऑक्साइड को हीट करना है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? वो मेटल ऑब्टेन हो गया। सेम चीज हम चैल्कोसाइड के साथ भी कर सकते हैं। चैल्कोसाइड क्या है? क्यूपरस सल्फाइड है, Cu2S। ये क्या होता है? कॉपर सल्फाइड नहीं, दिस इज क्यूपरस सल्फाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cu प्लस वैलेंसी शो होती है, Cu2 प्लस नहीं। ठीक है, सो दिस इज क्यूपरस सल्फाइड और इसको हम चाल्कोसाइड भी कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी करनी है, हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये अपने ऑक्साइड में चेंज होगा। यहाँ पे इसके ऑक्साइड को वापस से हम जब सल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे मेटल्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके सल्फाइड ओर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे ना जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद होते हैं वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सल्फाइड के लिए तो क्या करना है आपको पता है? रोस्टिंग करनी है, हीट करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड में चेंज हो गया। यहाँ पे सिंपली इस ऑक्साइड को हीट करके मुझे मेटल नहीं मिल सकता है क्योंकि ये मेटल्स क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये तो लेस रिएक्टिव था, तो सिंपली इसके ऑक्साइड को मैंने हीट करा तो मुझे मेटल मिल गया। बट यहाँ के अगर जो कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं वो तो ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो इजीली ऑक्सीजन को जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, जैसे कि हम कार्बन का यूज कर सकते हैं, कोक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन होगा तो यहाँ पे हमें जिंक मिल गया और यहाँ पे CO फॉर्म हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन तो है ही, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसके साथ साथ इसको हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे भी समझ सकते हैं। कार्बन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही लिखा है जो हमारा कार्बन है उसके अलावा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं हम उनको भी यूज कर सकते हैं, तभी जाके भी हम ये एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि देखो एल्यूमिनियम जो है, कैल्शियम जो है, सोडियम है, पोटेशियम है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो अगर इनकी रिएक्शन भी मैं करा दूं ना इसके ऑक्साइड के साथ तभी भी मुझे वो मेटल मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं विच इज द थर्माइट रिएक्शन। देखो यहाँ पे हम मोस्टली एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ना, पहली बात ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये इजीली क्या करेगा? ये जो हमारा ऑक्साइड है इसको रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा ये ज्यादा रिएक्टिव भी है इन मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। प्लस यहाँ पे जब रिएक्शन होती है ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, तभी जाके इन रिएक्शंस को हम थर्माइट रिएक्शन भी कह रहे हैं।
थर्माइट, थर्मल एनर्जी से ही ये टर्म आया है ना, तो इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही रिएक्शन हुई, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या करा, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया, खुद ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, विच मीन्स यहाँ पे से हमें समझ में आ रहा है कि एल्यूमिनियम क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में भी हो रही है। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कैल्सिनेशन पे, सी फॉर कैल्सिनेशन एंड सी फॉर कार्बोनेट। तो जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। यहाँ पे हमको हीट करना है बट इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। ठीक है, या तो आप कहो कि लिमिटेड एयर है या फिर आप कहो एब्सेंस ऑफ एयर है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एयर नहीं लेनी है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं। जैसे ही हम इस कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फिर इस ऑक्साइड को कैसे आपको मेटल में चेंज करना है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप यार मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज और बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा फ्लो चार्ट है, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से याद रहे। देखो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं जनरली सल्फाइड ओर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करके हमको ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड को सिंपली हीट कर दो तो आपको मेटल मिल जाएगा। ये जो मेटल मिलता है ये काफी ज्यादा इम्प्योर होता है, तो अगर मुझे इसको प्योर में चेंज करना है तो मुझे रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, हमने कहा कार्बोनेट या सल्फाइड दोनों के फॉर्म में मिल सकते हैं। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, दोनों से ही हमको ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे सिंपली उस ऑक्साइड को मैं हीट नहीं कर सकती हूँ तो मुझे यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा, ये भी इम्प्योर होता है तो फर्दर मेरे को प्योरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हाई रिएक्टिविटी, यानी कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मौजूद है मेटल्स, उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। उनके लिए हम नॉर्मल रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं उनके मोल्टन ओर्स का, और हमें डायरेक्टली यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है। यहाँ पे आपको फर्दर प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्बन है हमने अभी देखा कि जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को तो रिड्यूस कर दे रहा है, बट आखिरकार ये यहाँ पे जैसे सोडियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, तो उनके ऑक्साइड को रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो हमारे पास मेटल्स है ना ये खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अभी देखा ना, मैंने एक्सप्लेन करा था अभी आप लोगों को, एल्यूमिनियम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, बहुत ज्यादा एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन, तो ये अलाउ ही नहीं करते हैं कार्बन को कि ये ऑक्सीजन और इस मेटल को जुदा कर सके। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो ये जो मेटल्स हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सो दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन एज वेल। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो कार्बन तो इनको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा ना, जब ये इनको डिस्प्लेस करेगा तब तो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा, बट ये इनसे लेस रिएक्टिव है तो ये कैसे इनको डिस्प्लेस करेगा। ये इनसे लेसर या फिर हम कहें वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कैसे ये आखिरकार एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन या सोडियम और ऑक्सीजन को जुदा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो यही रीजन आप लोगों को यहाँ पे भी मेंशन करना है। समझ में आ गई बात। चलो, तो आखिरकार हम यहाँ पे कौन सा रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। हम यहाँ पे सिंपली ना मोल्टन ओर लेते हैं, जैसे कि सोडियम का ओर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको हम मोल्टन फॉर्म में लेंगे, एक्वस नहीं, पानी नहीं डालना है। पानी डाल दोगे तो कुछ और रिएक्शन हो जाएगी जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, ब्राइन वाली, याद है या नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोल्टन ओर लेना है। तो यहाँ पे देखो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो सोडियम और क्लोराइड यहाँ पे ये दोनों आयन बन जाएंगे। ठीक है, ये कैटायन है ना, कैटायन हमेशा कहा जाता है कैथोड में, तो कैथोड में मुझे प्योर सोडियम मिल जाएगा। ये है एनायन, एनायन कहा जाता है एनोड में, तो एनोड पे मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ये हमारी दो रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों टर्म्स में, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पहली बात अच्छे तरीके से याद रख लो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन उन मेटल्स के लिए है जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, और ये एक्सट्रैक्शन मेथड है, ये कोई प्योरिफिकेशन मेथड नहीं हो रहा है। भले ही यहाँ पे से जो मुझे मेटल मिल रहा है ना ये प्योर है, बट ये कोई प्योरिफिकेशन मेथड नहीं है, ये एक्सट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, फिर जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करती हूँ तो ये मेरा प्योरिफिकेशन मेथड है। ठीक है, यहाँ पर से मैं मेटल को प्योरिफाई कर रही हूँ, और ये जनरली जो भी हमारे बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज या फिर कुछ ऐसे भी हमारे मेटल्स होते हैं जो मिडिल में पाए जाते हैं, उनके प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो कैथोड्स लिए हैं, आपको पता है एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड।
अब यहाँ पे हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम एनोड को लेते हैं इम्प्योर मेटल, या फिर हम कहें अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग की जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम इम्प्योर कॉपर को लेंगे एनोड, और कैथोड हम लेंगे हमारे प्योर मेटल को या फिर प्योर कॉपर को। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डिपोजिशन हमेशा कैथोड पे होता है। अगर हमें प्योरीफाई करना है तो हम यही तो चाहेंगे ना, जो भी प्योर मेटल है वो यहीं आके डिपॉजिट हो, है ना, कैथोड पे आके। अगर हमने एनोड पे प्योर कॉपर ले लिया और यहाँ पे इम्प्योर ले लिया तो डिपोजिशन तो यही होगा, तो इम्प्योर के ऊपर प्योर की लेयर चढ़ेगी। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं ना, हम तो चाहते हैं प्योर के ऊपर प्योर की लेयर चढ़े। इसीलिए हम कैथोड को हमेशा प्योर कॉपर या प्योर मेटल लेते हैं, बिकॉज डिपोजिशन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। ये चीज हमेशा याद रखना, लिख भी लो अपने नोट्स में। ठीक है, एनोड को इम्प्योर मेटल या इम्प्योर कॉपर हम लेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, इसको हम लेते हैं कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे देखो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिखा है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे मैं जनरली थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर देती हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ गया? अब देखो होगा क्या। अब सिंपली हमारे पास दो रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनोड में रिएक्शन क्या हो रही है। यहाँ पे क्या है, एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर हैं, तो यहाँ पे देखो इसका डिसोल्यूशन हो गया, ये अपने आयन में चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ये डायरेक्शन शो हो रही है ना, तो ये एनोड से कैथोड के तरफ जा रहे हैं। और आयन कहाँ जाएगा, तो आयन तो भैया सोल्यूशन में चले जाएगा। देखो यहाँ पे एरो भी बनाए, ये आयन सोल्यूशन में चला गया। अब ये जो आयन है ये ट्रैवल करते करते कहाँ जाएगा, कैथोड में। तो जब मैं कैथोड की बात करूंगी तो ये आयन इधर पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर से आ रहे हैं उनको वापस से एक्सेप्ट करेगा और ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम डिफरेंस क्या है, यहाँ भी कॉपर था यहाँ भी कॉपर है, तो डिफरेंस ये होता है कि ये तो इम्प्योर था ना, बट इधर पे जो डिपॉजिट हुआ वो सिर्फ प्योर कॉपर है, और बाकी जितनी इम्प्योरिटी है वो या तो अगर वो सॉल्यूबल है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगी, या फिर देखो नीचे इकट्ठा हो गई है। जो इनसॉल्यूबल होती है इम्प्योरिटी वो नीचे इकट्ठा हो जाती है, इसको हम कहते हैं एनोड मड। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा पूरा ये प्योरिफिकेशन मेथड यहाँ पे अकर हो जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, तो आई होप यार ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, कोरोजन एंड एलॉयज का। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। कोरोजन का सिंपली मतलब है कि हमारे पास जो भी प्योर मेटल है, जो भी अच्छा मेटल है, उसका डिटीरियोरेशन हो जा रहा है, या वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, या वो खराब हो जा रहा है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। जब वो एक गंदी स्टेट में, एक अनडिजायरेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसकी जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, शाइन, वो सब खराब हो जाती है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। जनरली जो नोबल मेटल्स होते हैं ना उनमें कोरोजन नहीं होता है, जैसे कि मेरे पास क्या है, प्लैटिनम है, मेरे पास गोल्ड है, इनमें कोरोजन नहीं होता है। इवन सिल्वर की अगर मैं बात करूं, कॉपर की अगर मैं बात करूं, इनमें भी कोरोजन हो जाता है, बट इन दोनों में कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि सिल्वर में ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, किसकी, सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं Fe2O3.XH2O, और इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो वहां पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है, जिसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पे 3 जो है बेस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लूइश ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोरोजन एक बहुत ही गंदा प्रोसेस है ना, तो कोरोजन से हम आखिरकार हमारे प्यारे प्यारे मेटल्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। क्या क्या है वो, सबसे पहले हम पेंट कर सकते हैं या फिर हम ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक लेयर बाहर से चढ़ जाती है, तो जो भी हमारे पास एयर है, ठीक है, एसिड है, वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता है उस मेटल पे, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ गई है। इससे फायदा ये होता है। ठीक है, तो मेटल के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में एयर या वाटर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनोडाइजिंग, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम के लिए ही ये प्रोसेस होता है। उसके बाद है क्रोम प्लेटिंग, तो यहाँ पे क्रोमियम की लेयर हम बाहर से चढ़ा देते हैं। फिर है गैल्वेनाइजेशन, Z फॉर जिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, इसको हम एक सैक्रिफिशियल प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि जिंक खुद को सैक्रिफाइस करता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की लेयर बनती है, ये जिंक ऑक्साइड की लेयर भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये फर्दर जिंक और आयरन दोनों को ही प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद एलॉइंग, एलॉय का क्या मतलब है, अब हम वो देख लेते हैं। तो एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है 2 या उससे ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। होमोजेनस का मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर मैं किसी एलॉय को देखूंगी, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, घर में आपके बर्तन भी होंगे, तो अगर आप उसे देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें 3 मेटल्स एडेड हैं, बट इसमें 3 मेटल्स एडेड होते हैं। ठीक है,
तो देखो अब ये बनता कैसे है एलॉय। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेटल है यानी कि जो मेन मेटल है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए ये हमारा प्राइमरी मेटल है। तो इसको हम मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब वो जब पिघल गया है तो ये जो हमारे बाकी सेकेंडरी मेटल्स हैं इनको हम जिस भी रेशियो में हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर देते हैं। फिर जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, प्रॉपर्ली होमोजेनस मिक्सचर एक बन जाता है, तो हम कूल डाउन उसको करते हैं। एंड जैसे ही हम कूल डाउन करते हैं तो हमारा जो एलॉय है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब देखो कुछ एलॉयज हैं जो आपको याद रखने हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं। स्टील में आयरन के साथ साथ कार्बन होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकल होता है। अमलगम क्या होता है ये याद रखना, ठीक है। दिस इज एन एलॉय ऑफ मरकरी। मरकरी से रिलेटेड एक ये वाला टर्म है, एक सिनबार था, क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर याद है तो। फिर ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। पीतल, दिस इज पीतल, ठीक है। कॉपर क्या होता है, कॉपर हमारा तांबा होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज जो है उसमें कॉपर और टिन होता है। सोल्डर में लेड और टिन होता है, ठीक है। ये यूज होता है इन वेल्डिंग द वायर्स एज वेल, ठीक है। फिर जो 22 कैरेट गोल्ड है ये भी एक एलॉय है, क्योंकि इसमें हमने गोल्ड के साथ साथ या तो कॉपर या फिर सिल्वर ऐड कर रखा है। जो प्योर है वो क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कैरेट क्या डाल रखा है, कॉपर या फिर एजी भी ऐड कर रखा है, ठीक है। प्योर हमारे पास ये होगा, बट ये प्योर नहीं है, ये क्या है, एक एलॉय है। तो आई होप यार हर एक चीज इस चैप्टर की आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सिंपली पूछ सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।